बेटा आप लोग को स्लाइड शो हो रही है? यस सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, yesterday we have discussed हमने जो है वो जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें रूल्स है दो। एक ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रूल था, ILO 2001 एलिमेंट्स, और सेकंड वन इज जो है हम डिस्कस कर रहे थे वो हम 45,000 ISO 45,001 कर रहे थे। अच्छा जी, कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने एक साइकिल पढ़ा था, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट का, PDCA कहलाता है जो कि ठीक है। इसमें से कोई इशू तो नहीं था आप लोगों का? अगर है तो आप लोग यू कैन आस्क। और उसके बाद हमने इसमें 5 इम्पोर्टेंट उसमें जो है वो उसके इश्यूज पढ़े थे। इसमें सबसे पहला उसका था पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन। पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन में हमने स्टडी किया था कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई to fulfill the to make sure occupational safety and health of every individual। ठीक है, सो इसमें था कि the employer should adopt measures so that the workers and their representatives in matter of safety and health at work have time and resources to actively participate in the process of the organization planning and application, evaluation and action to improve the management system of safety and health at work। इसमें दोनों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था कि भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो है, एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेगा सेफ्टी के हिसाब से, और पॉलिसी डिफाइन करेगा कि पॉलिसी क्या है इन डिपार्ट इन ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स से के बाद और जो एक्सीडेंट से पहले प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी है, वो कैसे डील करेंगे। और उसके बाद ये है कि अगर the employee should ensure as appropriate the establishment and efficient operation of an occupational health and safety committee and the recognition of workers' representative in matters of occupational safety and health by national and international laws and practices, or if in case of any emergency or accident occurs, so उसके बाद कौन सी अप्रोच जो है वो लेके चलनी है, से क्या तरीके का आ रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट था इसमें रिस्क कंट्रोल मेजर्स इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें बेसिकली हैजर्ड्स, कोई भी वर्क प्लेस है उसमें हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिमूव करेंगे, मींस कि इसमें एलिमिनेट करेंगे हम सारे हैजर्ड्स को। ठीक है जी। उससे होगा क्या है कि इनिशियली जो है वो हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच सामने आएगी कि हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, एंड चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस आर
a proactive approach to addressing the concern and issues that have potential for unexpected or unintended consequences. Then हमने बात की थी थर्ड इसमें कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग इस सेंस में है कि कम्युनिकेशन जो है बड़ी क्लियर होनी चाहिए, मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो पॉलिसी जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, हर एक को पता होना चाहिए। यानी कि जो भी पॉलिसी है वो ऊपर से लेके फ्लोट करेगी नीचे तक, वर्कर्स तक, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, जो भी चेंजेस आते हैं, उससे ये है कि एम्प्लॉयर भी क्लियर होगा, ठीक है, कि भाई अगर कोई जो है खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है, ठीक है, वो किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो है वो किसी को भी जो है वो एम्बिग्यूटी नहीं होगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। उससे होगा क्या कि एम्प्लॉय को भी पता हो कि यार इन केस खुदा न खास्ता कोई चीज़ होती है, एक्सीडेंट्स वैसे तो बचा जाए, ठीक है, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि भाई आप कोई भी ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो उसके बाद जो है वो क्लियर हो कि भाई उसके क्या प्रोसीजर कंपनी फॉलो करेगी। ये कम्युनिकेशन होगी तो पॉलिसी तो ऊपर वाले डिफाइन करेंगे, आपकी टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो है, वो नीचे से स्टार्ट होती है। मेरा कल भी मैं कहने का मकसद ये था कि भाई ये वाइस वर्सा है, पॉलिसी ऊपर से आती है, लेकिन जो डिफाइन होगी या उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा वो नीचे से होता है, ठीक है। ऊपर वाले भी उसको फॉलो करते हैं, लेकिन नीचे से इसलिए होता है कि लो लेवल का वर्कर से स्टार्ट होती है, इसलिए कि वो लोग फील्ड पे काम कर रहे होते हैं, वो हाथ से प्रैक्टिस, मतलब यानी कि वो जो भी है वो नीचे से वर्कर से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो उनको चाहिए कि वो अपने सुपरवाइजर्स को सही तरीके से, उससे ऊपर जो सीनियर मैनेजर्स हैं या फिर उससे ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है, उसको वो क्लियर मैसेज दें, उनके दरमियान वो डिस्कस करें कि भाई ये चीज़ें इश्यूज आ रहे हैं। तो जितना ये चीज़ें बेहतर होंगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ही जो है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम और कोई भी सिस्टम जो भी फॉलो कर रहे हैं वो तो उस लिहाज से जो है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा कंपनी में। देन कम्स द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। The many organizations employ contractors personnel to perform a wide range of activities. It is important to ensure effective management system to ensure the safety and health of all workers. देखिए इससे क्या हो रहा है कि ये जो ये वाली चीज है फोर्थ, इसमें ये है कि आप हर काम खुद नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जब भी कोई चीज़ परफॉर्म कर रही होगी तो वो स्पेशलिस्ट को हायर करती है या कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती है काम करने के लिए। मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात की जाए तो हमारे पास देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कंपनीज, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज एंड अदर वन जो कि हमें सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली। तो इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग, और देखें हर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं। तो जब भी कोई सर्विस कंपनी किसी भी कंपनी में काम करने जाएगी उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं, ठीक है। सेफ्टी के लिहाज से या जो भी वो काम करते हैं, जिस जिसमें स्पेशलाइजेशन है उनकी तो इससे ये होगा कि भाई दोनों को जो है वो आसानी होती है, क्लाइंट को भी और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, कि जो हमारा हमें काम करना है वो किस तरह से करवाना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ आप जिस फील्ड में भी हैं उसमें बेहतरी आएगी, कि कॉन्ट्रैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जो भी
एक दूसरे को सेलेक्ट करेगा या फिर जो है वो जो भी काम देगा एक दूसरे को, तो उसके हिसाब से उस चीज में कंपटीशन क्योंकि होता है, तो कंपटीशन की वजह से जो है वो दोनों चीजों पे, दोनों कंपनीज पे रिस्पॉन्सिबल पड़ जाती है कि वो प्रोडक्ट अच्छी दें। जो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है, कोई भी सेक्टर आप उठा लो, इससे जो फायदा है वो बेसिकली कस्टमर्स को होता है। ठीक है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी है, जो कॉन्ट्रैक्टर भी जो है हमारा उधर भी जो है, जब भी वो कंपनी हमारे प्रिमिसेस में आएगी काम करने के लिए, तो वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें बात ये होती है कि देखें, जब भी आप जाएंगे काम करने के लिए, तो सबसे पहले जो है आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि हर कंपनी जो भी जिसको भी आप लेके आएंगे, देखें उसकी सेफ्टी। देखिए, अगर आप लेट सपोज किसी वेल पे वर्क ओवर है, ठीक है, या आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जैसे प्रेशर सर्विस है, तो आप जो भी किसी भी कंपनी को आप बुलाएंगे, ठीक है, इनवाइट करते हैं, लेट सपोज श्रमबर्जर है या वेदरफोर्ड है या कोई और ईस्टर्न कंपनी है, अगर देखें जब वो आएंगे आपके पास, आपके वेल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपकी जो फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी एक कॉस्ट है जो आपने बेयर की है। आपको पता है कि अब बताने की जरूरत नहीं कि ऑयल एंड वेल कितना जो है वो ड्रिलिंग में कितनी कॉस्ट आती है, सही, उसको हम उसके बाद उसको रीच करने में। तो आप कोई भी ये नहीं चाहेगा हम में से कि यार जो कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए आ रहा है, उसके जो बंदे हैं वो सेफ्टी को फॉलो नहीं करें, या उसके इक्विपमेंट ऐसे हैं खुदा ना खास्ता जो कि स्टैंडर्ड के नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट सेफ्टी के लिहाज से वो हमारे वेल पे काम करते हैं, फील्ड पे काम करते हैं, खुदा न खास्ता जैसे अब ये बात करते हैं मैन पावर की भी, अगर वो स्पेशलाइज नहीं है, ट्रेन नहीं है प्रॉपर, तो आप मुझे बताएं कि कई दफ़ा ऐसा होता है जो हमने देखा है कि लोग खड़े खड़े फायर कर देते हैं कि भाई ये मुझे बंदा नहीं चाहिए, इसने ये हरकत की है। ठीक है, तो बंदों पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जो आप एक तो जो दूसरा टूल जो लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप एक चीज़ अपने वेल के अंदर इंटर कर रहे हैं कोई भी सर्विस के लिए, या फिर आपने कोई टूल रन करना है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट वाइज, या फिर आपके पास जो भी स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी सेफ्टी, तो ये इस तरह डिपेंड करता है कि सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी, ऐसी कंपनी को एंड कर लेंगे, भाई आप ये चाहेंगे कि यार मेरे पास ऐसी कंपनी है जिसके टूल्स खराब है या उनकी एक्सपायरी है, या जैसे अगर आप सिलेक्ट लाइन की बात कर लें, लेट सपोज आप सिलेक्ट लाइन में आप टूल रन कर रहे हैं, अगर सिलेक्ट लाइन खास तौर पर एक लाइफ है, अगर वो उस रेंज की नहीं है, ठीक है, कि वो टूल को लेके जा सके, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें जो है वो जो आपकी वायर जाएगी, ठीक है, वायर या सिलिक लाइन जो मूव करेगी वेल के अंदर, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आप वेल में एंटर होने देंगे उसको? क्या कहते हैं आप? जी बेटा। नो सर। तो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे ना कभी भी कि यार जो है मेरा जो है वो मेरे वेल के अंदर, या मैं कोई भी जो काम कर रहा हूँ, आपको पता है कि कितना कॉस्टली होता है, कितना आपको आपको कितना सेंसिटिव है आपका वेल साइड, या आप उसमें कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप किसी को मुंह उठा के तो नहीं रन करने देंगे ना। तो सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि आप नहीं चाहते कि कोई भी कंपनी ऐसी आपके पास आए जो कि कैपेबल नहीं हो, या उसमें मैन पावर, देखें आपके पास दो चीज़ें ज़रूरी है ना। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे तो वो या तो मैन पावर लेके आएगी, ठीक है, मैन पावर से मुराद देखिए वो स्पेशलाइज्ड बंदे लेके आएगी, सिल्क लाइन हो, वाइल्ड लाइन हो, और उसके बाद उसका टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ऑयल इंडस्ट्री की बात करें, तो आपको पता है कि आपके जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है आप किसी भी फील्ड में या किसी भी वेल में, तो उस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो स्पेंड कर चुके हैं। तो क्या आप किसी को ऐसी चीज़ को इन होने देंगे जो कि सब स्टैंडर्ड है, या फिर ऐसा बंदा जो कि जिसको काम नहीं आता हो, ये अनट्रेन प्रोफेशनल है, तो आप ये रिस्क कभी भी नहीं ले सकते। तो इससे होगा क्या कि उसको, कंपनी को भी अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई करने पड़ेंगे, ठीक है, कि आपके लिए इंपॉर्टेंस तो आपको पता है कि कितनी है उस वक्त। दूसरे
जो आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे वो भी आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई नेग्लिजेंस हो उसकी तरफ पार्ट से। तो इससे होगा क्या कि हर कंपनीज में कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन जब बढ़ेगा जाहिर सी बात है वो एक अच्छे हेल्दी कंपटीशन को वो इनिशिएट करेंगी। इसी तरीके से हर कंपनी का स्टैंडर्ड जो है वो क्या होगा, वो सेफ्टी को भी फॉलो करेंगे उनके बंदे जो भी हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, और जो भी टूल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कभी भी किसी भी चीज़ पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे क्या होगा कि जो है आपका कंपटीशन इंप्रूव होता है और आपकी क्वालिटी जो वर्क है खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा। ये हमने देखा है कंपनीज में कि भाई टूल्स में अक्सर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैन पावर भी कहीं कहीं मसले होते हैं, कहीं कहीं कोई बंदे को पसंद नहीं करते फील्ड वाले, तो वो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि यार कि ये हमें ये बंदा इस वक्त नहीं चाहिए फील्ड पे। ठीक है, तो जो कंपनी सर्विस कंपनी है उसको वो, ये थोड़ा सा हार्श है लेकिन ये रियलिटी है हमारी। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी बंदा इरिस्पॉन्सिबल खास तौर पर ना, क्योंकि अगर किसी ने जरा सी मिस्टेक कर दी या फिर वेल साइड पे खास तौर पे कोई काम चल रहा है, एक साइड पे है या वर्क ओवर है या ड्रिलिंग है, तो वो जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। खासतौर पे जो क्लाइंट है आपको, वो आपको खड़े खड़े जो है वो वापस या तो हेड ऑफिस बोलते बंदा चेंज करो। और ये हमारी इंडस्ट्री का है खास तौर पे, तो आपको बड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब ये अच्छा है या बुरा है इससे गर्ज नहीं है, लेकिन क्लाइंट आपका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बस जैसे कि माई बाप होता है या फिर जैसे आप समझ लें कि भाई वो हायर अथॉरिटी है। तो कहीं कहीं मैंने बंदों को देखा है कि भाई ये बंदा नहीं चाहिए, आप इसको रिप्लेस करवाएं। तो इसलिए आपको विजिलेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पे ह्यूमन ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल हैं और ट्रेनिंग आपकी प्रॉपर हुई हुई हो। और कंपनी ऐसे भेजती भी नहीं है, लेकिन एक देखें सब ये प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का। लेकिन कोई भी आप अपने एंड पे खासतौर पे यंग ग्रेजुएट्स जो हैं, ठीक है, वो गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। और एक दफ़ा आपने किसी क्लाइंट पे गलती कर दी, देखें आपको बार बार जाना है उसके पास ना, क्योंकि हमारे पास जो जो ईएनपी कंपनीज हैं वो बहुत लिमिटेड रह गई हैं। ठीक है, ये सेक्टर बहुत छोटा सा है, इसलिए सबको कहते हैं कि यार पेट्रोलियम इंजीनियर को खासतौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेना है। क्लाइंट में आप फिर भी कुछ मार्जिन होता है आपके पास। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट की जॉब जो है जैसे जीडीसीएल है या फिर पीपीएल है या फिर ईएनपी कंपनीज है, इसमें आपके पास फिर भी मार्जिन होती है कि आपकी फील्ड होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर साइड पे वो कभी भी गलती नहीं कर सकते, इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्लम्बर्जर वेदरफोर्ड या स्प्रेंट है, इनके जो जो ग्रेजुएट्स होते हैं या जो बंदा आएगा आपको फील्ड पे काम करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा जो है वो शार्प होगा, ट्रेनिंग से उसकी बहुत ज़्यादा हुई हुई होंगी, इसलिए कि वो उनको बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। क्योंकि आम अगर बंदा इन एक्सपीरियंस भेजेगा तो कोई भी बंदा उसको काम करने के लिए वेल मेन इन नहीं करेगा। ठीक है, तो हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं और जो जूनियर्स भी होते हैं उनके साथ उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तब जाके वो जो है वो उन पे जो है वो मार्केट में नाम बनता है। और दूसरा क्या है कि वो लोगों को ट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है, इसीलिए जो है वो कंपनीज जो है वो कुछ चंद लोगों को ही कि यार ये बंदा हमें चाहिए या यही जो है हमें इक्विपमेंट्स चाहिए या यही फील्ड जो है फिर वो यही लास्ट टाइम मतलब इन्होंने काम किया था, ये अच्छी कंपनी है, इसी तरीके आपका जो है वो एक ट्रस्ट डेवलप होता है। तो सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है वो कंपटीशन इंक्रीज होता है और दूसरा आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो चौथा ये था हमारे पास, उसके बाद पांचवा द फिफ्थ वन इज एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इम्प्लीमेंट सेफ्टी सिस्टम टू प्रिवेंट all accidents incidents. However, the company and the worker must be prepared for potential emergencies. ठीक है, um, good practices such as drills must be taken into account and more seriously by companies and workers. It is about being prepared for emergencies in which everyone's life is at stake. देखिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस क्या है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इम्प्लीमेंट सेफ्टी सिस्टम टू प्रिवेंट ऑल इंसिडेंट्स। सबसे पहले हमें सारी चीज जो इंसिडेंट्स तक वो जो है वो बचना है उससे कि इंसिडेंट भी ना हो। ठीक है,
इतनी सेफ प्रैक्टिसेस हो और हमारे जो भी वर्कर्स हैं वो इतने ट्रेंड हो, और हम हर चीज़ उनको सेफ्टी की प्रोवाइड करें कि छोटे मोटे इंसिडेंट्स भी ना हो। क्योंकि अगर आपने पीपीई कवर की होंगी, आपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने हर चीज़ का इंडिकेशंस दी हुई हैं, आपने सारे हैजर्ड्स को जो आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो फिर जो चांसेस हैं फिर वो बहुत कम मिनिमाइज हो जाते हैं किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट को अगर होने से। ठीक है। However, the company and worker must be prepared for potential emergencies. लेकिन क्या है, फिर भी आपको जो है वो करना पड़ता है। इसीलिए जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कि फायर की ड्रिल हो रही होती है कंपनीज में, फायर के एक्सटिंग्विशर्स की लोग कर करके दिखा रहे होते हैं। इस तरीके से छोटे मोटे ट्रेनिंग्स जो हैं, जितनी भी सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी मीटिंग्स रोजाना की जो है, कोई भी जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हैं किसी भी जगह पे, कोई भी हॉट पास या परमिट, वर्क परमिट ले रहे हैं, तो उसकी टीम को हमेशा गाइड किया जाता है कि भाई ये हैजर्ड्स हो सकते हैं, स्पिल के हैजर्ड्स हैं, सेफ्टी के हैजर्ड्स हैं, फायर के हैजर्ड्स हैं। इन सब को की जो है वो प्रिपेयर्डनेस जो है वो होनी चाहिए। सो गुड प्रैक्टिसेस सच एज ड्रिल्स, अब ये ड्रिल्स की बात आ रही है, मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट एंड मोर सीरियसली बाय कंपनीज एंड वर्कर्स। तो हेलो बेटा, कोई क्वेश्चन है? किसी ने अपना माइक ऑन किया है? नहीं सर, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। 19। जी सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनटू गुड प्रैक्टिसेस सच एज ड्रिल्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट एंड मोर सीरियसली बाय कंपनीज एंड वर्कर्स। It is about being prepared for emergencies in which everyone's life is at stake. देखिए, आप सबको पता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या है कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस है या फिर टॉक्सिक कोई भी, या न्यूक्लियर्स की कंपनी है या केमिकल से रिलेटेड वर्क है हमारा, तो एवरीवंस लाइफ इज एट स्टेक है 24 घंटे। तो उसके लिए जो है वो तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो की एलिमेंट्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है? COHSMS management system in the organization have 7 main sections। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 2001 की। ठीक है, द ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, have 7 main sections of which the internationally accepted cycle follows। एक साइकिल है, उसको फॉलो किया जाता है इसमें। ठीक है, वो कौन साइकिल है? फॉलोज द सर्किल प्लान डू चेक एक्ट, जो हमारा सर्किल था, PDCA का, which is the basis of the system approach of management। These sections are called policy, organization, planning and implementation, evaluation and improvement actions। अच्छा, ये जो है फिर इनको 7 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले जो है वो जो PDC है, इसमें क्या है कि जो पॉलिसी है और जो ऑर्गेनाइजिंग है, ये प्लान में आते हैं। फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये डुएबल्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएशन एंड ऑडिट, ये हर कंपनी करती है। ठीक है, चेकिंग, ये चेकिंग उसमें आते हैं थर्ड साइकिल में। एंड द लास्ट जो टू हैं, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एक्ट एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। देखिए, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमने पहले भी डिस्कस की है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये रुकता नहीं है। ये जब भी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होगी वो पहले दिन से स्टार्ट होता है, और आप इसमें गुंजाइश होती है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की। आप ये नहीं कह सकते कि यार कि वी आर 100% और हम वहाँ पे रोक दें काम। ठीक है, हमने बस उसको फॉलो कर लिया। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो वक्त के साथ साथ बेहतर होता रहता है। हर कंपनी का अच्छा है, तब भी जो है इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। ठीक है, तो अपने आप को ये समझ लेना कि बस हम परफेक्ट हो गए। परफेक्शन कोई भी नहीं होती, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो
सबसे पहले जो हमने बात की इन 7 कैटेगरीज में, इसमें पॉलिसी है। पॉलिसी बेसिकली क्या है कि क्लियर स्टेटमेंट हैज टू बी मेड। इसमें लिखा हुआ है नीचे, एक सेकेंड देखिए। जी, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले ही बात कर लेते हैं पॉलिसी की। फर्स्ट ऑफ ऑल, it must include the management's commitment to ensure the implementation of these health and safety management system and must be adapted to the specific hazards and size of each organization। देखिए, इट्स वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, के वो किस फील्ड में है, किस सेक्टर में है, तो उस हिसाब से एक पॉलिसी जो है वो हर कंपनी पे इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, इट मस्ट बी रिटन क्लियरली एंड कम्युनिकेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि भाई क्या हमारी पॉलिसी है, हम इसको किस तरीके से डील करेंगे, और ये कम्युनिकेटेड होने चाहिए। देखें, ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पहले ही बात की थी। टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक को पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन सेट आउट द गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। ठीक है, देखिए हर कंपनी के गोल्स हैं। ठीक है, हर कंपनी की एक विजन होता है कि आफ्टर व्हाट ही हैज टू अचीव आफ्टर 5 years, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, किसी भी कंपनी के गोल्स कौन कौन से हो सकते हैं? डू एनीबडी नो? डज एनीबडी? भाई, कोई कंपनी बिजनेस क्यों शुरू करता है कोई भी बंदा? हेलो प्यारे बच्चों, सब सो रहे हैं? हाथ में सबने इबादत की है? हेलो इबाद, मुजम्मिल, मुसव्विर। भाई हम जी प्लान सर। क्यों करते सर हैं? याद है आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है काफ़ी, तो इसलिए क्योंकि प्लान में एहतियात बरतें। ठीक है, चलो, ये बात को मसला हो रहा है ना कि कोई भी अपना बंदा जो है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेस क्यों शुरू करता है, क्या गोल्स होते हैं उसके? अच्छा, आज फंसी नजर नहीं आ रहा, 01 फंसी नहीं है, 03 है, 03। Yes, sir. 42 है? Yes, sir. जी है, अच्छा। Yes, sir. आवाज आई है, सब। दीपक, 20। 32 की आवाज नहीं आ रही मुजम्मिल की। सर आपको बताया तो था सर, वो इशू मैंने कल आपको बताया था कि इसका क्या इशू। इसके माइक का इशू है? जी सर, इसका मोबाइल मोबाइल वगैरह चला गया है क्या? तो माइक नहीं चल रहा है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, उमर 54, 57, 59, 60। समी है, समी 44। यस सर सर। मुजम्मिल का चैट बॉक्स में मैसेज भी आया। अच्छा, चलो ठीक है। चलें, अच्छा, बेसिकली जो है, कोई भी जो बिजनेस है जो हम स्टार्ट करती है कोई भी कंपनी, जब फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कुछ विजन्स होते हैं। ठीक है, कि वो उसका मार्केट में इन होने का, बेसिकली व्हाट दे वांट टू अचीव आफ्टर 5 years, 50 years, 60 years, 70 years। देखिए, जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं बिजनेसेस, आपने देखे हैं काफी, पाकिस्तान में भी है, दुनिया में। ठीक है,
तो एक बंदा शुरू करता है, उसका विजन होता है बेसिकली। हर किसी का विजन जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। कुछ लोग जो है वो सोसाइटी के हिसाब से भी काम करते हैं, ठीक है, सोशल भी काम करते हैं। कुछ लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं, किसी को कुछ शौक होता है। तो ये बेसिकली पॉलिसी जो बनती है वो उसी हिसाब से फिर तो जो कंपनी है बेसिकली चेयरमैन या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका एक विजन होता है बेसिकली कि आप कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म सिनेरियो में, आज से 20 इयर्स के बाद, या फिर अ, वैसे तो बेसिकली हर कोई वर्क कर रहा होता है फॉर आफ्टर 10 इयर्स या फिर 5 इयर्स के हिसाब से, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन कोई अभी 50 साल के बाद नहीं देखना चाहता कि कंपनी कहाँ पर है। हर कोई चलता है कि ये आज से 5 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, या फिर लेकिन हर कोई प्लान करता है। जैसे आप भी ने भी कुछ प्लान किया होगा जिंदगी में, तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आप मैं स्कूलिंग करूंगा, ठीक है, हर कोई प्लान करता है, हमारे पेरेंट्स प्लान करते हैं। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई तो जितनी अच्छी प्लानिंग होगी बेसिकली उतनी ही अच्छी जो है वो आपको के रिजल्ट्स आएंगे। सो हम बात कर रहे थे कि जो है वो यहाँ पर तो हम जो बात कर रहे थे वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे थे कि जो भी पॉलिसी है शुड इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एट अ मिनिमम द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू विच द ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेसेस इज कमिटमेंट। वो क्या है, द प्रोटेक्शन of the safety and health of all members of the organization by preventing work-related injuries, illness, diseases and incident। देखिए लाउड एंड क्लियर होना चाहिए कि भाई ऐसी चीजें जो है वो हम सेफ्टी के हवाले से वो जो भी पॉलिसी उसको अपनाएंगे, इसमें which includes each and every member of the organization by preventing work related injuries, उसमें कोई भी नहीं होनी चाहिए, illness उसमें नहीं होनी चाहिए, diseases and incidents ये सब कवर होने चाहिए। Indicate identification and evaluation of risk and definition of controls for prevention। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी रिस्क हैं उनको एवेल्यूएट करना चाहिए कि इसमें क्या क्या जो है वो पोटेंशियल है रिस्क के, वो सारे जो है उनको लिस्ट डाउन करना चाहिए। एक तो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन तो ये होगा कि भाई कोई भी चीज़ है, हमने वर्क प्लेस को सेफ बनाना है, लेकिन उसकी एवेल्यूशन भी होनी चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इन केस ऑफ खुदा न खास्ता। ये प्रिपेयर्डनेस के इसमें ज़मरे में आता है कि जो है इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जो शिद्दत है या उसकी जो अम, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर कंपनी को लाउड एंड क्लियर के जो है वो, इसलिए एवोल्यूशन ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल्स फॉर प्रिवेंशन, कि कंट्रोल्स क्या क्या लेंगे आप, मेजर्स क्या क्या ऑप्ट करेंगे कि उससे बचा जा सके। कंप्लायंस विद द पर्टिनेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स इन मैटर ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। कंप्लायंस क्या होती है बेटा? कंप्लायंस का वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्लायंस क्या होता है? आजकल इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस है। सर याद था मगर भूल गया। कोई भी बेटा, कंप्लायंस हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्लायंस का डिपार्टमेंट हर कंपनी में आजकल जो है वो जो है ना बड़ा इसका मैटर करता है। और आप अब जब इंडस्ट्री में आएंगे तो कंप्लायंस के वर्ड सुनेंगे बहुत ज़्यादा कि कंप्लायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कंप्लायंस इसे कहते हैं कि देखिए कोई भी आप लोग जवाब नहीं देते, पता नहीं क्या बात है, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे या क्या करना चाह रहे हैं। नहीं आता तो कम से कम बताएं कि भाई
सर नई आइडिया है या कुछ तो कोई बात करता है? और पहली बार सुन रहे हैं सर कंप्लायंस के बारे में। पहली बार सुन रहा है, ठीक है। किसी को भी आइडिया नहीं कंप्लायंस क्या होती है? भाई कंप्लायंस ये होती है कि जी देखिए, कंप्लायंस आपके बेसिकली ये होती है कि वही जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं ना, कोई भी जो भी आप पॉलिसी डिफाइन कर रहे हैं, उसकी कंप्लायंस का मतलब ये है कि आपने उसकी तामील करनी है, ठीक है। तामील उर्दू में बता रहा हूँ कि आपने उसमें एक्ट करना है। लेकिन जो भी दैट रिलेटेड टू द कंप्लायंस आर द इश्यूज बेसिकली, जो भी इशू आएगा तो उसको क्या करेंगे, दैट रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज रिगार्डिंग लॉस, रेगुलेशन, रूल्स, गाइडलाइंस एंड ethics that govern specific organization and specific industries। जैसे जिस तरह कंपनी काम कर रही है, कंप्लायंस ये बेसिकली कोई चीज़ हो गई आपके साथ, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, तो कंप्लायंस क्या किया, कंप्लायंस यानी कि उसके बाद उसने क्या एक्शन लिया, कंपनी ने उसको किस तरीके से डील किया। तो कंप्लायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने, देखें, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद कंप्लायंस ये बताती है हमें कि यार हमने उसको उसको कैसे डील किया, हाउ टू डील विद ऑपरेट जैसे कंपनी करती है, उसने उसके बाद क्या मेजर्स लिए। तो एक इंसिडेंट हो गया, वो आपके हाथ में नहीं था, ठीक है, कंट्रोलेबल, आपने सारे मेजर्स किए, लेकिन फिर भी कुछ अकर हो गई, तो उसके बाद आप जो भी उसमें एक्ट करेंगे उस लिहाज से, तो वो आपकी बेसिकली कंप्लायंस कहलाएगी। कंप्लायंस का डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह पे होता है कंप्लायंस। आपका क्या है कि देखिए, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ली, उसमें कोई मसला आ गया, ठीक है, तो फिर वो चीज़ चले जाती है कंप्लायंस के डिपार्टमेंट में। तो फिर वो लोग वहाँ से डील करते हैं कि यार अब हम इसको, ये पॉलिसी है जो कंपनी के हिसाब से है, लेकिन हर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। सेटिस्फाई, लेट सपोज हम बात कर लें अम, कोई भी प्रोडक्ट की, ऑयल एंड गैस में भी होता है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, प्रोडक्ट में कोई इम्प्योरिटीज का लेवल आपने सही मेंटेन नहीं किया, तो हर सेक्टर की कोई ना कोई प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट, उसमें कोई इशू आ गया, तो जो भी इश्यूज आएंगे, जैसे लेट्स सपोज हम आम लफ्जों में मोबाइल की बात कर लेते हैं कि भाई हम, अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियों में कंप्लेन आ रही है किसी पार्ट में, या मोबाइल पहले होता था, अक्सर आपने देखा होगा कि वो जो है, जैसे आप कोई नया मोबाइल भी परचेज करते थे तो अक्सर कोई रिस्टार्ट होता था, या वो मतलब जब आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि हीटिंग का इशू आ रहा है। तो ये सब जब कस्टमर यूज़ करता है कोई प्रोडक्ट को, तो उसमें फिर ये फीडबैक के ज़रिए जो है वो प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उसके बाद फिर कंप्लायंस का डिपार्टमेंट आता है कि कंप्लायंस का फिर वो चीज़ें जो है वो डील की जाती हैं उससे, ठीक है। तो वो एक कंपनी की पॉलिसी होती है कि भाई आपने किस तरीके से उस चीज़ को लेकर चलना है। पहले आपको याद होता है कि वारंटी आती थी, हर मोबाइल की कंपनी ऑफर करती थी, एक एक साल की, 11 11 महीने की, उसमें कोई भी मोबाइल होता था तो वो कोई भी डैमेज होती थी तो वो जो है वो रिपेयर करके देते थे। तो बेसिकली कंप्लायंस का डिपार्टमेंट यही जो है वो सारे इश्यूज को डील करता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द गारंटी, उसके बाद आता है, द गारंटी इज दैट वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर कंसल्टेड एंड encouraged to actively participate in all elements of the occupational health and management system। अच्छा जी, कंप्लायंस का डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद ये कंप्लायंस हो गई, उस चीज़ के बाद आता है द गारंटी इज दैट वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर कंसल्टेड। ये बहुत ज़रूरी है। एंड encouraged to actively participate in all elements of occupational health and safety management system। भाई गारंटी ली जाती है, हर एक से साइन करवाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई आप जब भी इस कंपनी में आ रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो आप इन इन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है।
आप हमेशा जो है अपना ऑफर लेटर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कि भाई आप इस कंपनी में आ रहे हैं, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं, आपको ये इंसेंटिव दिया जाएगा, ये जो है वो अम, इस चीज़ की आपकी इंश्योरेंस होगी। तो वो जो है आपको गारंटी भी देते हैं, या मतलब उस चीज़ बात की जाती है कि भाई आप को कंपनी क्या क्या ऑफर करेगी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। जब अगर आप छोड़ेंगे तो 1 महीना आपको काम करना पड़ेगा, नोटिस पीरियड आपने देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो आपको ऑफर लेटर में बताई जाती हैं। हर कंपनी के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन HR आपको बताती है। तो ये उनका डिपार्टमेंट है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमने पहले भी बात की थी कि ये एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। ये एक वक्त का नहीं है कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया इस महीने या इस साल इस ईयर तो ये बस परफेक्ट हो गया। हर चीज़ में जो है वो गुंजाइश होती है कि वो उसको और बेहतर कर सके। So be specific to the organization and appropriate to its size and the nature of its activities. अच्छा जी, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो बेजा जो है वो चीज़ों को इंक्लूड ना करें अपने पास सिस्टम में। आप वो चीज़ फ़ॉलो करें जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है? तो इसमें ये है कि बी स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइज़ेशन। हर ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो जिस सेक्टर में काम कर रही है उसकी अपने इंडिपेंडेंस और अलग-अलग लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और उनके अपने-अपने रूल्स हैं। आप उसको फ़ॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं कि आपका इतना सेंसिटिव काम नहीं है या बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है सेफ्टी के हिसाब से, मतलब रूल्स को, तो आप हर चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने हिसाब से। जो आपकी अब इंडस्ट्री वेरी कर रही है, ऑर्गेनाइज़ेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। बी कंसाइज़, क्लियरली वर्डेड, डेटेड and made effective by the signature or endorsement of the employer or most senior person with responsibility in the organization. If be loud and clear, be publicized and easily accessible to all the people in the workplace. हर एक को अवेलेबल होना चाहिए, हर एक को कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक के पास होनी चाहिए। Be reviewed for continuity of appropriateness. अच्छा जी, उसको हर मीटिंग में या हर सिंडिकेट में या जी हर ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी आपकी कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती होगी साल में 2 दफ़ा, या जो क्वार्टरली होती है या फिर एनुअल होती है। तो जब भी वो होगी तो उसमें जो है वो रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद उसमें जो है उसके हिसाब से एक्शंस लिए जाएँगे। There are 3 sections of health and safety policy. The first one is the journal statement of intent, organization section and arrangement section. ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है बेसिकली। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ये भी प्लानिंग की उसमें ही आता है डोमेन में। इन्वॉल्व ऑल द वर्क टीम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपॉइंट लीडर्स हु अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एट ऑल लेवल्स। लेकिन ऐसी बात है, आपने कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो उस हिसाब से आपने जो मैन पावर है उसको हायर करना पड़ेगा। कोई भी एक्सपीरियंस बंदे अपने फील्ड के, या फिर आपकी जो कंपनी है उसमें इसी में जो जो बंदा एक्सपीरियंस होता जाएगा उसको बेसिकली आप ऊपर लेके आते जाएंगे, ठीक है। और जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपॉइंट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपॉइंट लीडर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ऑक्यूपेशनल, और आप ऐसे लीडर्स को हायर करेंगे हु अचीव द ऑब्जेक्टिव की जो जो आपका मेन मकसद है बेसिकली उसको वो अचीव कर सकें।
मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, कोई इंटरेस्ट है या नहीं सब? एनी क्वेश्चन बेटा? या कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो? जी सर, आवाज जी सर। फिर बस मैं बोलता जा रहा हूँ, कोई बात तो नहीं कर रहा। कोई क्वेश्चन है तो आप भले पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क कोई भी जनरल बात, कोई भी चीज़। सर अभी तक तो नहीं है कुछ। अभी तक नहीं है? वही फंसी आ गया, फंसी हमेशा लेट आता है। फंसी, फंसी तुम इकबाल हो रहे हो, हमेशा देर से आते हो। इकबाल का सुना है कि इकबाल हमेशा देर से आता है। इकबाल। जी सर, ओके। मैं भी तो इकबाल का शाहीन हूँ फिर। हाँ, तो मुझे से शाहीन जो है ना वो, अल्लाह रहम करे, इकबाल के शाहीन हो। या वैसे कल जाग ओ नहीं सर, वो अब लाइट ताग। अभी आई है, सिग्नल नहीं था यौमिया अली की चल की वजह से ना यहाँ पे। कल से हाँ, बड़े ये शोर से चल रहा है ये यहाँ पर। ये इशू है कई जगहों पे। मैंने इंटीरियर में भी मैंने काफ़ी जगहों पे बंद होते हैं सिग्नल ना। अच्छा, ऐसा तरीका जो भी है वो मार्क कर दीजिएगा अटेंडेंस जो है ना, चैट बॉक्स में। वैसे मैं जो है वो कोशिश करूँगा आज सबको मैं जो है वो दे दूंगा अटेंडेंस इस क्लास की। इसलिए कि एक तो ताक रातें शुरू हो गई हैं, दूसरी बात है कि हर कोई जो है वो अब रमज़ान का एंड चल रहा है। मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं रात लेट तक जागे थे, सहरी के बाद ही सो। तो इट्स नो इशू। हमारी 12 नहीं 14 15 आज 15 16 क्लास है, लेक्चर है। तो ठीक है, आज रिलैक्सेशन दी जा सकती है, कोई इशू नहीं। दोनों इशू, अटेंडेंस मिल जाएगी सबको। वैसे तो ज़्यादातर अभी भी स्ट्रेंथ है, 30 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी जगहों पे मसले मसाइल हैं। मुझे कई जगहों पे जो है वो सर्विस नहीं आ रही। बेटा एनी क्वेश्चन किसी का भी, कोई भी डिस्कस करना चाहे पॉइंट, हमने इतना पढ़ चुके हैं। किसी में कोई कंफ्यूजन है तो यू आस्क। अच्छा जी, अगर नहीं है क्वेश्चन तो नो इशू, हम आगे चलते हैं। पहले हमने बात की पॉलिसी की, ठीक है। एक पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें विजन और मिशन आपका जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। हो कि जो है आप किसी भी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहते हैं, उसके बाद आप उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। जो अपने गोल अचीवमेंट्स हैं, कोई भी हो सकते हैं किसी भी कंपनी के हिसाब से। या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, या फिर आप एक अच्छा मार्केट में जो न्यू इंट्रेंट है वो अपना नाम बनाना चाहता है, ठीक है। तो उस वक्त उसको प्रॉफिट की फिक्र नहीं है। बेसिकली जब कंपटीशन में आप आते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप सोच रहे होते हैं, ठीक है, प्लान कर रहे होते हैं। तो उस वक्त आपका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं होता, बल्कि ये होता है कि हम पहले मार्केट को कैप्चर करें, ठीक है। दो रूल्स होते हैं कंपनीज जो है वो अर्न करती हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। या तो आप मार्केट को कैप्चर करेंगे, जितनी मार्केट कैप्चर आप करेंगे, यानी कि कोई भी मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे आप इंटर हो रहे हैं किसी भी कैटेगरी में। कोई भी बिजनेस हो आपका, दुनिया में कोई भी हो, आप ऑयल एंड गैस की बात कर लें, आप ऑटोमोबाइल्स की बात कर लें, ठीक है, इंडस्ट्रीज कहलाती हैं ये बेसिकली। आप एफएमसीजीज की बात कर लें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स,
जिसमें जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, यूनिलीवर है, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, या फिर अगर आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, लाइन है, तो बेसिकली वो मार्केट, जिस मार्केट में आप इंटर हो रहे हैं, उसमें पहले से बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप सिंपल आप पानी पी रहे हैं, साफ पानी, कराची में है या फिर कहीं पे भी, इसमें भी बहुत सारे कंपटीशन है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पहले देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। देखिए, आप मुंह उठा के नहीं आ जाते किसी भी चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। कहीं कहीं जगह पे आपकी स्पेशलिटीज होती हैं, कहीं पे आपने इंटर होना, तो आप बेसिकली देखते हैं, गैप ढूंढते हैं कि उस मार्केट में है, क्योंकि आपको पता है कि लंदन प्लानिंग बहुत में ज़्यादा भी ज़रूरी। सॉरी, जी बेटा, कोई बोल रहा है? देखिए, मार्केट्स हमारी क्या होती है, बेसिकली मार्केट वो होती है जहाँ पे आप टारगेट करेंगे अपने अपने प्रोडक्ट को, कि आप किस फील्ड में आना चाहते हैं एज अ कंपनी, एज अ बिजनेसमैन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भाई आप किस मार्केट में एंटर हो रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आप लेके आएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, उसमें कंपटीशन कितना है, और किस कंपनी का शेयर कितना है, किसने किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है। जितना मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, उतने उसका जो है वो रिटर्न ज़्यादा होगा, उसकी जो है वो अ, क्या मतलब मार्केट में उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं, आप किसी भी जगह पे उठा लें, आप रोज़मर्रा की आप चीज़ें देख लें, आप के पास मार्केट में ऑटोमोबाइल की बात कर लेते हैं, या मोबाइल्स की बात कर लेते हैं, या फिर आप जो सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल्स के, लेट्स सपोज यूफोन है, जैज़ है, टेलीनॉर है, ठीक है, जोंग है। अब ये आपके पास गिनती के नाम है, ठीक है, 4-5। इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी में आ जाएं, आपके पास KESC है, ठीक है। ये मोनोपोली है सबकी ना, ये स्टेट ओन है, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। बाहर के मुल्कों में इसमें भी कंपटीशन होता है, काफ़ी कंपनीज है। उससे क्या होता है कि आपके वर्क जो क्वालिटी है और जो सर्विस है, उस पर फ़र्क, उससे कम कस्टमर को फ़ायदा है, ठीक है। उसकी मर्ज़ी है वो किस कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी बाय करता है। इसी तरीके से आप ऑटोमोबाइल्स में आते हैं, आपके पास 3 मेजर कंपनीज हैं, सुजुकी, ठीक है, जो कि पहले तक थी, सुजुकी हो गई, टोयोटा, इंडस मोटर, और फिर होंडा। अब आपके पास किया है, ठीक है, होंडा है। इनकी SUVs आप देख लें, कार्स देख लें, अपने चंगान मोटर्स है। तो ये कितने बाय हैंड आप फिंगर पे याद कर सकते हैं, फिंगर पे आपको पता है, ठीक है। इस तरह आप ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात कर लें, जो हमारी सेक्टर ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसमें कंपनीज की बात कर लें, ENP कंपनीज कितनी हैं, ये आपकी ऑन टिप्स हैं, ठीक है। फिंगर टिप्स पे आपको पता चल जाएगा, आप गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कंपनीज है। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, आप डायरी उठा के देख लें जो हमारी है, उसमें आप कौन कौन सी कंपनी से आपको नाम ही नहीं पता होंगे। लेकिन ये जो मेजर्स कंपनीज है, वो आपको हमेशा जो है वो टॉप 10 है या टॉप 15 है। तो सबसे पहले बात की जाती है, इस तरीके से आप जिधर भी देखेंगे, आप जहाँ पे भी आप नोट करेंगे, तो वो जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो अच्छी है या जो छोटी हैं या बड़ी हैं, वो बेसिकली आपको पता चल जाए कि भाई, तो आपने बेसिकली मार्केट को देखना है। मार्केट्स क्या होती है, मैंने आपको बताया कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं बेसिकली, उसमें उनके बाद मार्केट शेयर्स हैं। ये आपने देखना है कि यार 50% जो मार्केट शेयर है वो किस कंपनी के पास है, वो आइदर टोयोटा के पास है, या फिर वो होंडा के जो है आपके यूजर्स हैं, बेसिकली कस्टमर्स हैं। तो जिस कंपनी का मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, उसकी जो है वो उतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट्स आएंगे, ठीक है। उतने ज़्यादा ही उसके कस्टमर्स हैं। तो वो जो है इस तरीके से जो है वो कंपनी प्लान करती है, कि ये एग्जांपल थी बेसिकली कि आपने किस तरीके से बिजनेस में इन होना है। तो कोई भी जो है बिजनेस, जब आप उसको लाना चाहते हैं, तो वो आप इन चीज़ों पे पहले बेसिक ये चीज़ है। तो
जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली प्लानिंग में आती इन्वॉल्व ऑल द टीम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए आप जब भी कोई भी चीज़ काम करेंगे आपको बेसिकली हायरार्की सेट करनी पड़ेगी। हायरार्की क्या है बेसिकली कि आपने पूरी मैनेजमेंट को कुछ लोग हैं चलाने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, तो उनके जो है वो क्लियर रोल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करने पड़ेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करने पड़ेंगे, अपॉइंट करना पड़ेगा लीडर्स को who achieve the same objective of the policy of the occupational health and safety management system at all levels. Actually, there is also an acceptance that leader must take action in creating and promoting a safe work environment. ये बिल्कुल होना चाहिए। This can be achieved through the visible leadership, being active and visible in the field, and positively interacting with employees to coach and encourage good safety behavior. देखिए ये इसी तरीके से ही काम होता है कि जब आपके पास एक्सेप्टेंस हो, एक्सेप्टेंस ज़रूरी इसलिए है कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं होगी किसी भी चीज़ को तो आपको पॉलिसी को आप जो है वो अच्छी तरीके से समझ ही नहीं सकेंगे। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वो क्या है कि बेसिकली आपके पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दैट लीडर्स मस्ट टेक एक्शन इन क्रिएटिंग एंड प्रमोटिंग अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, जितने भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं सेफ्टी के हवाले से तो वो जो है दिस कैन बी अचीव थ्रू विजिबल लीडरशिप। उसकी लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी आप मैन पावर हायर कर रहे हैं किसी भी पोजीशन पर, टॉप पोजीशन पर, उनके विजन क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बीइंग एक्टिव एक्टिव एंड विजिबल इन द फील्ड, और उनको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। उसमें क्या आता है, डिफाइन द ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। देखिए आपको दोनों के जो है वो ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशंस पता होना चाहिए कि कंपनी की क्या पॉलिसी है और वर्क इसमें एम्प्लॉयर को क्या डील करना है और वर्कर जो है वो कितना, वर्कर की तरफ से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। डिटेल द OHSMS ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप उसको कोई भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग्स देंगे, सारी फुलफिल करेंगे। हैव अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन एज द OHS occupational health and safety management system है, ठीक है, policy itself should be including the responsibilities assigned in this area। ये आपको डिफाइन करनी पड़ेगी भाई कि आपको पूरी पॉलिसी जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, हर एक को क्लियर होना चाहिए। आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, असाइन करेंगे सारा ऑक्यूपेशनल रिस्क आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट्स एंड हेल्थ रिपोर्ट्स। अच्छा जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बात की थी कि भाई आप हर चीज़ को मेंटेन करेंगे तो आपने रिपोर्ट्स जनरेट करनी है बेसिकली। इट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, work plans, annual training programs, as well as procedures to ensure। देखिए आप कोई भी पॉलिसी अपना लें उसको इम्प्लीमेंट कब तक नहीं करेंगे जब तक इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेंगी, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। आपको प्रॉपर जो है उसके प्लान देना पड़ेंगे, उसका आप डेटा जनरेट कर रहे होंगे कि भाई सारी चीज़ें जो है वो जो है डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और SOPs आप डिफाइन करेंगे, स्टैंडर्ड हर काम को करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो आप उसको फॉलो करेंगे। Establish communication mechanism to receive and transmit all aspects of interest about the health and safety management system। ये भी वही बात की गई है कि भाई आपने सारी जो है वो कम्युनिकेट करना है, उसके बाद सब चीज़ें जो है वो ट्रांसमिट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी। आप जो भी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, अब आती है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। The employer is obligated to protect the safety and health of his employees। बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। By the provisions of current regulations, ठीक है, provide safe work location, safe plant, safe equipment and free of cost PPEs etc।
ये हर चीज़ जो है वो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी है, सेफ लोकेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट, और ये सब देखें इंसानों से, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनसे ही बनता है, जो पूरी टीम है बेसिकली, जो भी मैनेजमेंट है और वो और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे होगा. Whereas employees must fulfill some responsibilities regarding safety and health at work, such as seeking comprehensive health care, participating in the and contributing to the fulfillment of the objectives of health and safety management system, wearing PPEs and reporting unsafe acts and conditions among others. देखिए उसने पीपीज को फॉलो करना है हमेशा, हर टाइम जब भी वो काम कर रहे होंगे आपने उसको अवेयर करना है. उसके बाद रिपोर्टिंग करनी है अनसेफ अनसेफ एक्ट्स की, यानी कि रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसिडेंट्स की, नियर मिसेस की, और जितने भी एक्सीडेंट्स के दौरान हादसा होता है तो उसके बाद उसमें क्या उसकी प्रोसीजर्स है. भाई सब जाग रहे हैं या सो रहे हैं? आई जी थिंक सर इट्स जाग इनफ फॉर रहे हैं। टुडे. क्लास इतनी काफ़ी है या चल इसको कंटिन्यू करें? कोई जवाब ही नहीं दे रहा. हेलो. जी सर काफी है। भाई साहब बोलेंगे तो फिर मैं ऑफ करता हूँ क्लास, वरना जो है फिर मर्जी है. कोई जवाब ही नहीं दे रहा. काफी है। 2 वोट हो गए. मोइस कहाँ है? मोइस Enough, sir, enough. 43. भाई गर्ल्स को बोलो, गर्ल्स गर्ल्स जो तीनों गर्ल्स हैं, अगर वो बोलेंगी भाई कि क्लास खत्म करनी है हमने, तब क्लास खत्म कर रहे हैं. इनफ फॉर टुडे. ये तो फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है भाई, गर्ल्स खामोश बैठी हैं. ओके हम स्टार्ट करते हैं. सर ये क्या बात है सर? भाई जो माइनॉरिटी में उनसे पूछेंगे, ठीक है. ओके सर मैं कंटिन्यू जल्द कर रहे हैं. बात पानी चाहती हूँ सर। नहीं, मेजोरिटी मुझे पता है क्या कहेगी. तीनों गर्ल्स अगर कहेगी सर तो फिर 10 मैं क्लास पेपर खत्म कर दूंगा, बता ठीक है. दिए सर। अभी तो नेक्स्ट क्लास भी है सर की. सर आप ब्रेक देंगे आधा घंटा मैं सो तो सोएंगे ना? जाग बता दे रहे हैं सोए हूँ। अच्छा चलो ठीक है. ये थर्ड पे आता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा, हमने जो है वो 7 फैक्टर्स हैं, उसमें हमने 2 कवर किए हैं, पॉलिसी और ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है. ये दोनों प्लानिंग में आते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं. अभी ये थर्ड वन इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये डुएबल्स में आते हैं, ठीक है. ये पीडीसी ये साइकिल जो है वो प्लानिंग और डूइंग, ठीक है, डू करना, उसके बाद उसमें तीसरा चेक है, और चौथा जो है उसमें एक्ट है. पीडीसीए साइकिल हम फॉलो कर रहे हैं. उसमें जो थर्ड उस पे आता है वो, इसमें बात की गई है कि डिटेल अरेंजमेंट्स मस्ट बी मेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी. क्या कहा गया कि एवरीथिंग गुड्स स्टार्ट्स विद अ प्लान. ऑफ कोर्स द ऑक्यूपेशनल जो है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इज नो एक्सेप्शन. This is the third of the components of the occupational health and safety system, which includes 4 items. कौन-कौन से हैं? The planning will cover the identification of the risk and dangers that affect safety health at work. आइडेंटिफाई हमने करनी है ऐसी चीज़ें और जितने भी रिस्क हैं और डेंजर्स हैं जो कि सेफ्टी और हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. एक्शंस टू एलिमिनेट द मिनिमाइज रिस्क, ये हमने सबसे पहले करना है. उसके बाद ये एक्शन हम करते हैं. उसके बाद आता है इनिशियल एवोल्यूशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. उसके बाद उसको एवेल्यूएट करेंगे. ज़ाहिर सी बात है कि भाई रिस्क, ये रिस्क इसमें हमने मेजर किए, ये हो सकते हैं. उसके बाद उस एवेल्यूएट करेंगे वो कितना रिस्की है या उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है. अगर कोई
खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो the planning of health and safety management system, which must include the implementation and operation of all the components of the health, safety, and management systems. The annual work plan must contain objectives, goals, activities, responsibilities, and implementation schedule and required resources. देखिए ये पूरी पॉलिसी हमने डिफाइन करनी है। पहले पॉलिसी होगी, उसके बाद प्लानिंग होगी, और उसके बाद फिर ये डुएबल्स में जाता है। इसमें क्या क्या आएगा? इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिविटीज टू कंट्रोल रिस्क, देन कम्स, ऐसी बात है, वो एक्टिविटीज हम सेफ प्रैक्टिसेस करेंगे, फॉलो करेंगे, ताकि जो है वो रिस्क कोई भी डेवलप ना हो। एक्शंस इन द फेस ऑफ फोर्सिबल चेंजेस। अच्छा, उसके बाद हमने एक्शंस वो लेने हैं ताकि हमें वाकई में जैसे हम बातों की हद तक ना रहे, लेकिन ऐसे मेजर्स लेने हैं, चेंजेस करनी है, रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, हैजर्ड एलिमिनेट करने हैं, ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके। एक्शंस अगेंस्ट फोर्सिबल इवेंट्स, और उनको मेजमाइज करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए जो है उसके बाद उसकी मिटिगेशन भी करें। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें हैं प्लानिंग तक कम करता हूँ। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। हाँ, तो दीपक अब जागा है। ठीक है, आई थिंक ये आपको नजर आ रहा है, मैं अटेंडेंस जो है वो मार्क क्या क्या भाई। आज आपकी कितनी क्लासेस हैं? तो नजीब की है, अच्छा। ओके, अच्छा, हाँ, डॉक्टर साहब की क्लास है। ठीक है। पीरियड 1 तो बेटा कौन कौन प्रेजेंट है? सब प्रेजेंट है? एक तो आपको मुझे मैसेज भी आया था, किसका मैसेज आया? ठीक है, अब आपके पास कौन एब्सेंट है? कोई भी एब्सेंट? सब मैं एब्सेंट देख रहा था। 33 अभी है, 32 है। 1 है, 3 है, 14, 15, 17, 19, 19 नहीं है, 20, 19, 20, 20, 22, 24, 25, 26, 22, अच्छा 23 समीर अहमद। सर उसका नेटवर्क इश्यू है सर, उसका नंबर भी नहीं लग रहा। अच्छा चलो ठीक है, 26, 25, 26 हो गए। 26 के बाद जो है वो 29 बिलाल, 30, Yes, sir, 29 present. ठीक है, 30 present sir. 30, अच्छा 31, 32, 33, ठीक है बेटा, फिलहाल पता। 31, 32, 33, 34, 34 भी है, 37, 39 भी है, 40, Present sir. हाँ है, 40 भी है, 41, 41, 42, 43, 44, 45,
ये बात जो है 49 यस सर 45 47 मुमताज इसका मैसेज का आया हुआ है। अच्छा 52 54 55 57 47 ने ज्वाइन तो किया था सर। ठीक है ओके प्रेजेंट सर 54 ठीक है बेटा 54 58 49 और प्रेजेंट सर। ठीक है 12 19 सर जी 19 19 19 मैंने लगा दी बेटा सबकी 19 है। ठीक है ओके सबमिट कर रहा हूँ। ओके बेटा थैंक यू। एक से सर 61 सर। 61 सर। ठीक है बेटा मैं सबकी अटेंडेंस मार्क कर दी। मैं सेकंड क्लास की भी लगा रहा हूँ। सही है मैं लीव आराम करो।